नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं मेरठ लोकसभा की। मेरठ लोकसभा की बात इसलिए भी लाजिमी है कि 2009 से लगातार बीजेपी की यहाँ हैट्रिक बनी है। यहाँ बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। यूँ तो पहले भी अगर हम 1990 के दशक की बात करें तो लगातार 3 बार यहाँ सांसद अमरपाल सिंह बीजेपी से रहे और अब चूंकि वो भी 3 बार बीजेपी से रहे और अभी भी 2009 से लगातार राजेंद्र अग्रवाल यहाँ सांसद है। हालांकि चुनौती बार बार होती है, लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर इस समय अब बड़ी जिम्मेदारी भी है। बीजेपी चाहती है कि मेरठ लोकसभा जो मेरठ के धुरंधर हैं कि मेरठ लोकसभा चुनाव बीजेपी जीते। हालांकि इस बार लोकसभा जो प्रत्याशी है राजेंद्र अग्रवाल, इनको लेकर बहुत सारी बातें उठ रही है। हालांकि सब सत्य से परे हैं, अभी कोई हकीकत नहीं है, ना कोई ऐसा लिखित में है। लोग कहते हैं कि भाई 3 बार सांसद रहे और उम्र के तगाजे को उसको देखते हुए इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है और यहाँ से कोई प्रत्याशी बना सकती है। खैर छोड़िए, ये पार्टी का मामला है। पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी किसे नहीं बनाएगी, हम उस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे। मेरा सवाल यह है कि 2014 से लगातार देश में बीजेपी की सरकार है और इस समय अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है। और इस बीच में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी यहाँ ऐतिहासिक हुए हैं। और जो सकारात्मक और नकारात्मक, जहाँ सकारात्मकता की बात है तो वहाँ हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के मामले में मेरठ को बहुत कुछ दिया भी है। और जब हम दूसरी बात करेंगे तो जो मुद्दे हैं लोगों की, वो मुद्दे अभी तक ऐसी कायम हैं। मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत भी होती है। मैं अगर 2019 के आंकड़ों की बात कर दूं तो एक बार, चूंकि तमाम दर्शक समझ जाएंगे, मैं इसकी बात करूं कि मेरठ सीट किस तरह लगातार बीजेपी के लिए लगातार जो गठबंधन है किस तरह चुनौती है। हालांकि 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था और सपा गठबंधन का जो चुनाव था बेहद, अगर मैं मेरठ की बात करूं, हालांकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भले ही बीजेपी बड़े दल के रूप में रही हो, बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 64 सीट उस चुनाव में जीती हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं पश्चिम की, तो चूंकि मुरादाबाद में जो मंडल है, मुरादाबाद मंडल, वहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। खैर, मैं मेरठ की बात करूंगा। आज मैं मेरठ और हापुड़ लोकसभा पर फोकस करूंगा। बस मैं एक बार दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, वो किस तरह चुनौती थी और कितना टफ चुनाव था। मैं एक बार विधानसभा बात करूंगा, क्योंकि मेरठ में कैंट जो विधानसभा है उसे भाजपा की छपरोली माना जाता है। उसे कहते हैं लोग कि कैंट में हमेशा भाजपा की जीत होती है और ये कैंट विधानसभा भाजपा की छपरोली है। लेकिन भाजपा की छपरोली लगातार जिस तरह मतदान करने में लगातार पीछे हटती जा रही है, यही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत नकारात्मक साबित होने जा रही है। अगर मैं मेरठ हापुड़ के 2 विधानसभा की बात करूं तो सबसे जो बड़ी विधानसभा है वो मेरठ दक्षिण विधानसभा है और इसके बाद में जो मैं बात करूं तो कैंट विधानसभा दूसरे नंबर पर बड़ी विधानसभा है। कैंट विधानसभा में 4,18,042 मतदाता हैं, जबकि अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो मेरठ दक्षिण में 4,53,807 मतदाता हैं। और जब हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 2019 में लोकसभा चुनाव में सबसे कम अगर मतदान हुआ तो सबसे कम मतदान कैंट विधानसभा में हुआ और दूसरे नंबर पर कम मतदान वाली मेरठ दक्षिण सीट रही। सबसे हाईएस्ट मतदान किठौर विधानसभा में हुआ था और किठौर के बाद में फिर हापुड़ विधानसभा में हुआ, इसके बाद फिर शहर में हुआ। और हालांकि उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था और बसपा से प्रत्याशी पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी थे। तो मैं एक बार जीत का अंतर बता दूं, जो चुनाव हुआ, क्योंकि कांग्रेस उस समय तीसरे फ्रंट पे थी, कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी। अगर मैं इनकी बात करूं तो चूंकि राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी से थे, इन्हें टोटल 48.19% वोट मिला था। टोटल अगर मैं वोटों की संख्या बताऊं तो 5,86,184 वोट इन्हें मिले थे। और सेकंड नंबर पर अगर मैं जो बसपा के प्रत्याशी थे याकूब कुरैशी, अगर मैं इनकी बात करूं तो याकूब कुरैशी को 47,47.90, मतलब बहुत कम अंतर, इतने परसेंट वोट मिला था। और अगर मैं संख्या में बात करूं तो 5,81,455 वोट मिले थे। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, हार जीत का बहुत मामूली अंतर था। और अगर मैं तीसरे प्रत्याशी अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को भी 3% वोट मिला था। हालांकि हरिंदर अग्रवाल कांग्रेस के बड़े नेता थे और उन्होंने चुनाव लड़ा और 34,500 वोट लेकर वो 3% वोट पाए थे। और जिस तरह पूरे प्रदेश में अब ये चल रहा है कि भाई
अभी कांग्रेस और सपा गठबंधन हुआ है, अभी बसपा अलग है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा का भी गठबंधन आचार संहिता के बाद इंडिया अलायंस में हो सकता है। मैं इस पर बात करता हूँ कि अगर ऐसा होता है, अगर इंडिया अलायंस के साथ में बसपा आ जाती है, तो अगर मैं ये तीनों वोट परसेंट निकाल लूँ, तो अगर 2019 में 48 मतलब 48% वोट बीजेपी को मिला था और 47.90% वोट गठबंधन को मिला था। इसके साथ 3% वोट कांग्रेस को मिला था। अगर मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग करें और ये कांग्रेस सपा बसपा का गठबंधन होता है, तो हमें लगता है कि भाजपा के लिए बहुत चुनौती भरा होगा। हार जीत तो मतदाता तय करेंगे, किसे वोट देंगे किसे नहीं, लेकिन एक बड़ा संकट जो है बीजेपी के लिए, एक बड़ी चुनौती के रूप में ये चुनाव हो सकता है। अगर मैं इन 10 सालों में बीजेपी मेरठ में क्या हुआ और किस लिए लोग बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे, मैं ये भी बात करूंगा। और मतलब और ऐसा क्या है जिसके लिए लोग बीजेपी को वोट देने से मतलब बीजेपी का विरोध करेंगे। हालांकि नेक टू नेक फाइट थी 2019 में, इसे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जीत नहीं मान सकते, इतना बहुत कम अंतर से चुनाव जीता गया था। अब मैं बात करूं, जब 2009 के बाद में अगर हम अब तक की बात करूं, 2014 से लेकर 20 तक मेरठ को क्या मिला जिसके लिए लोग बीजेपी को वोट देने को तैयार हैं। पहले नंबर पे जो एक परसेप्शन है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, हालांकि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। मैं सिर्फ मेरठ की बात करूंगा। तो चूंकि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बना इसी कार्यकाल में, और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे मेरठ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करूं तो रैपिड ट्रेन पहली बार देश में अगर बनी है मेरठ में, तो ये भी मेरठ के लिए बहुत बड़ी सौगात है, मेरठ रैपिड ट्रेन। मैं तीसरी मेरठ गढ़ रोड की बात करूं, मेरठ जो गढ़ रोड है वो हाईवे बन रहा है, ये भी एक बड़ी सौगात मेरठ के लिए है। और जब मैं मेरठ बुलंदशहर की बात करूं तो मेरठ बुलंदशहर भी हाईवे बना है, बनकर तैयार हो गया, ये भी मेरठ के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हम मेरठ कोटद्वार हाईवे की बात करें तो चूंकि ये भी मेरठ के लिए सौगात है। और अगर मैं बात करूं मेरठ में यूनिवर्सिटी की, तो चूंकि यहाँ मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ये भी मेरठ के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये तो प्लस पॉइंट हो गया जो लोग चाहेंगे कि बीजेपी को वोट दें। लेकिन जो निगेटिव पॉइंट है जिससे लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट चल रहा है, एक नंबर पे जो बेरोजगारी के दावे किए थे, बेरोजगारी कम करने के, मेरे ख्याल में वो कम नहीं हुई, लगातार बढ़ती लगी। बेरोजगारी को लेकर लगातार बीजेपी का खासकर विरोध भी हो रहा है युवा वर्गों में। दूसरा जो महंगाई का मामला था, आज हम महंगाई की बात करें, रसोई से लेके और खेत खलिहानों तक जितना भी सामान घर में खरीदा जाता है, उन तमाम के अगर मैं 10 साल की तुलना करूं, 10 साल में सब के रेट लगभग डबल हो गए हैं। अगर मैं खेती किसानी की बात करूं तो बीज हो, खाद हो, रासायनिक खाद हो, इन सब पे जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, और जो किसानों की जो फसल है उसके रेट बढ़ने का, जो उसकी कीमत किसानों को मिलने का परसेंटेज बहुत कम है, और जो महंगाई बढ़ी है उसका अंतर ज़्यादा है। तो इसको लेके जब बच्चों से बात करते हैं तो स्कूलों की जिस तरह फीस महंगी हुई है और जिस तरह चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है, आज अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग कहते हैं कि जो एक मेरठ में सामान्य आदमी की जो आय होती है, उस आय का 80% जो खर्च होता है वो सिर्फ चिकित्सा और शिक्षा में खर्च हो रहा है। इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा विरोध भी करते हैं बीजेपी का। हालांकि वोट के समय विरोध कितना स्थिर रहेगा वो अलग बात है, लेकिन इस समय अगर इंडिया गठबंधन के साथ में अगर बसपा सुप्रीमो का भी गठबंधन होता है, तो आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर मैं इसी की बात करूं, 2019 के आंकड़े की बात करूं, इसे मैं उठा लूं, तो मैं 2019 का आंकड़ा ये है कि जो 5,86,000 वोट मिले थे और बीजेपी को, और 5,81,000 वोट याकूब कुरैशी सेकंड नंबर मिले थे। जो तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हरिंदर अग्रवाल थे, जिन्हें 34,479 वोट मिले। अगर यही गठबंधन लगा दो तो बीजेपी को यही चुनौती है। और कहीं ना कहीं ये घबराहट भी है बीजेपी में कि इंडिया अलायंस में, चूंकि बसपा एक ऐसा दल है, बसपा का अपना परंपरागत वोट है, ऐसा नहीं कि मेरठ में है, पूरे देश में। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में बसपा ऐसा दल है जिसका वोट बैंक हमेशा मायावती के साथ रहता है। क्योंकि 2019 में जो टोटल मतदान हुआ, लगभग माना जाए कि 12,16,940 वोट पड़ा था। और टोटल अगर मैं वोटरों की बात करूं मेरठ में, तो मेरठ में 18,88,374 वोटर थे, जिनमें 12,15,104 लोगों ने वोट दिया।
और ये टोटल जो मतदान था ये 64.60% मतदान किया गया था। मैं अगर विधानसभा की बात करूं कि किस विधानसभा में कितने कितने परसेंट वोटिंग हुई, कौन सी विधानसभा इसमें आगे रही, कौन सी पीछे रही, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पे जहां 66.80% मतदान हुआ वो हापुड़ विधानसभा थी। अगर मैं किठौर विधानसभा की बात करूं तो सेकंड नंबर ये नहीं, फर्स्ट पे किठौर थी। किठौर में 69.90 मतलब 70% मतदान किठौर विधानसभा में हुआ था। मैं अगर कैंट विधानसभा की बात करूं तो कैंट विधानसभा में जो टोटल मतदाता हैं 4,18,042 है और यहाँ जो मतदान हुआ मात्र 59.2% मतदान हुआ। मतलब सबसे कम मतदान अगर हुआ था कैंट में हुआ था, जो चुनौती बना बीजेपी के लिए। जब हम शहर की बात करते हैं मेरठ शहर की, तो मेरठ शहर में भी 64.1 मतलब 64% मतदान यहाँ भी हुआ। और जब दक्षिण की बात करें, क्योंकि दक्षिण मेरठ हापुड़ लोकसभा की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ 4,53,807 वोटर हैं और जिनमें जो मतदान हुआ यहाँ 62.72% मतदान हुआ था और इसीलिए बीजेपी के लिए चुनौती बना। अगर इस बार भी कैंट या दक्षिण इस तरह मतदान करते हैं, मतदान में पीछे रहते हैं और मेरठ में जो गठबंधन प्रत्याशी है, अगर गैर मुस्लिम प्रत्याशी कोई उतरता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये राह बहुत आसान नहीं है, कांटों भरी राह होगी। हालांकि जब चुनाव होगा उस समय समीकरण और बदलेंगे। आज इस समय जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है टोटल, जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। ये अलग बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं जयंत चौधरी, रालोद सुप्रीमो। रालोद के आने से कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी को बहुत असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव में बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जयंत चौधरी खुद ही बागपत लोकसभा में अपने आप को इनसिक्योर मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके चुनाव लड़ने के बाद में कहीं ना कहीं खेल ना हो जाए। तो इसलिए जो मुद्दे हैं, अगर मुद्दों पे लोग बात करेंगे, मुद्दों पे लोग वोट डालने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जहां हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बीजेपी ने चूंकि जो किया है वो सबके सामने है। तो हम लगातार आपको डाटा बताएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 में कैसा सिनेरियो बनने वाला है और मेरठ लोकसभा में क्या क्या स्थिति पैदा होने वाली है, चुनौती कौन बनने वाले हैं और किससे बीजेपी को लाभ होगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।